पैसे दे के बीमारियां मत खरीदो। एक सशक्त चेतावनी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम में से कौन चाहेगा कि उसकी कमाई का पैसा उसे ही बीमार बनाने में खर्च हो? फिर भी अनजाने में हम रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब भी हम फास्ट फूड, सिगरेट, शराब या ऐसी अन्य अस्वास्थ्यकर चीजों पर पैसे खर्च करते हैं, तब दरअसल हम अपने ही पैसों से अपने लिए बीमारियां खरीद रहे होते हैं। यह आदत न सिर्फ हमारी सेहत को बिगाड़ती है बल्कि हमारी आर्थिक सेहत, फाइनेंशियल हेल्थ पर भी दोहरी मार करती है। बड़ा सवाल है, क्या आप अपने पैसों से बीमारी खरीदना चाहेंगे? शायद नहीं, लेकिन हर चटपटी खुशी के साथ आने वाली मुफ्त बीमारी को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक चीजी पिज्जा या बर्गर खाने का आनंद लाजवाब है, मगर उसके हर ऑर्डर के साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की लंबी कतार मुफ्त आती है। यह मुख्य संदेश एक चेतावनी है कि हमें संभल जाना चाहिए अपनी आदतों पर, अपने खर्चों पर और अपने निवेशों पर। स्वास्थ्य और वित्तीय नुकसान की दोहरी मार। अब आइए इस कथन के मायने गहराई से समझें। आधुनिक जीवन शैली में फास्ट फूड, मीठे पेय, सिगरेट जैसी चीजें आम हो गई है। इन पर हम खुशी खुशी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? बिगड़ती सेहत और बढ़ते मेडिकल बिल। यह दोहरा नुकसान है। पहले हम पैसों से अपनी सेहत खराब करते हैं, फिर वही खराब सेहत ठीक करने के लिए और पैसा खर्च करना पड़ता है। सेहत पर असर। भारत में खाने पीने की आदतें खतरनाक रुख ले रही हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 38% भारतीय नियमित रूप से तले हुए स्नैक्स या प्रोसेस्ड जंक फूड खाते हैं, जबकि केवल 28% लोग ही रोजाना पौष्टिक आहार लेते हैं। नतीजा ये है कि देश की 16.6% आबादी कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन का शिकार है और साथ साथ मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की एक रिपोर्ट में 2.5 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग के बाद पाया गया कि 26% लोग बिना पता चले उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन से ग्रस्त थे और 23% को मधुमेह था, जबकि उन्हें पता ही नहीं था। सोचिए, हर 4 में से एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी है और उसे खुद खबर तक नहीं। ये छुपी हुई बीमारियां आगे चलकर अचानक भारी मेडिकल इमरजेंसी का रूप ले सकती हैं। पैसे पर असर। जब बिगड़ी सेहत सामने आती है तो इलाज का खर्च हमारी जेब पर सीधा वार करता है। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य खर्च का बड़ा बोझ आम जनता खुद उठाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 60% स्वास्थ्य व्यय लोगों को अपनी जेब से करना पड़ता है। बीमा और सरकारी योजनाओं के बावजूद ज्यादातर खर्च सीधे घर के बचत या उधार से जाता है। इस वजह से हर साल लाखों परिवार स्वास्थ्य खर्चों के कारण आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर परिवार में किसी को दिल की बीमारी या डायबिटीज के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो लाखों रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। चूँकि सरकार की ओर से कुल खर्च का सिर्फ 40% ही कवर हो पाता है, बाकी का 2/3 भार परिवार पर आता है। इस तरह एक बीमारी पूरे परिवार की वित्तीय स्थिति हिला सकती है, बचत खत्म कर सकती है या कर्ज के जाल में फंसा सकती है। मान लीजिए राम और श्याम 2 दोस्त हैं। राम को जंक फूड का बड़ा शौक है। वह हर दिन ऑफिस से लौटते समय 200 रुपए के फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि खा पी लेता है। दूसरी तरफ श्याम अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए घर का साधारण खाना खाता है और अतिरिक्त खर्च को बचाता है। 5 साल बाद राम को लगातार जंक फूड की आदत से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई, जिस पर इलाज में हजारों रुपए खर्च हुए और आगे भी दवाइयों पर खर्च होंगे। इस बीच इन 5 वर्षों में राम ने लगभग 200 रुपए 3,60,000 रुपए सिर्फ जंक फूड पर उड़ा दिए, जो उसे बीमारी के सिवा कुछ नहीं दे पाया। यह पैसे देकर बीमारियां खरीदने जैसा हुआ। उधर श्याम ने हर महीने बचाए गए 6,000 रुपए एक अच्छी निवेश योजना में डाले। 5 साल में श्याम ने न सिर्फ अपने 3.6 लाख रुपए बचाए, बल्कि उस पर और कमाई भी की। शेयर बाजार के औसत 12% रिटर्न के हिसाब से श्याम के इस निवेश की कीमत लाखों में पहुंच गई होगी और उसकी सेहत भी ठीक है। इस उदाहरण से क्या सीख मिलती है? एक तरफ अनावश्यक खर्च है जो बीमारी और आर्थिक बोझ लाता है, दूसरी तरफ समझदारी से बचाया गया पैसा है जो आपको सुरक्षित भविष्य दे सकता है।
वास्तव में कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो आपको आगे चलकर दोहरा खर्च करवाते हैं, पहले अनावश्यक सुख सुविधा के लिए और फिर उससे हुई हानि की भरपाई के लिए। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। ऊपर दिए आंकड़ों को देखें तो चित्र साफ है। हमारे देश में अनहेल्दी लाइफस्टाइल का चलन बढ़ रहा है और इसके चलते बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और जब बीमारियां बढ़ती हैं, तो उनका खर्च हमारी जेबों पर सीधा असर डालता है। यह दुष्चक्र, विशेष साइकिल, हमें शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर करता जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं, अपनी आदतें बदलकर और सही जगह निवेश करके। अगले हिस्से में हम इसी समाधान की बात करेंगे। आर्थिक माहौल की गंभीरता और सावधानी की जरूरत। अब जबकि हमने व्यक्ति स्तर पर सेहत और धन की बात कर ली है, जरा बड़े फलक, मैक्रो लेवल पर नजर डालते हैं। केवल हमारा स्वास्थ्य ही जोखिम में नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी भी एक नाजुक दौर से गुजर रही है। दुनिया भर के बाजार हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ कई जोखिम भी पनप रहे हैं। 2020 में आई महामारी, फिर कुछ हद तक तेज रिकवरी, फिर महंगाई, इन्फ्लेशन और ब्याज दरें बढ़ना, इन सब के बाद आज हालत यह है कि विशेषज्ञ आने वाले समय के लिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। खासकर 2026 को लेकर कई विश्लेषक सतर्क हैं कि आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। बाजार में ऊंचाई और अनिश्चितता। 2025 में अमेरिकी शेयर बाजार, वॉल स्ट्रीट ने लगातार बढ़त देखी और कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। शेयर कीमतें बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं और निवेशकों का आत्मविश्वास भी ऊंचा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब मार्केट लंबे समय तक बिना बड़ी गिरावट के बढ़ते रहते हैं, तो अंदर ही अंदर जोखिम जमा होता रहता है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी सितंबर 2025 में आगाह किया कि शेयर के दाम शायद काफी ऊंचे स्तर पर हैं, मतलब जरा सी नकारात्मक खबर भी भारी बिकवाली करवा सकती है। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने निवेशकों को बताया कि अगले 12 से 24 महीनों में शेयर बाजार में 10 से 20% की गिरावट आना मुमकिन है। मॉर्गन स्टैनले के प्रमुख टेड पिक ने भी कहा कि 10 से 15% का करेक्शन, गिरावट आ जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये बातें यह संकेत देती हैं कि मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुके हैं और कभी भी करेक्शन हो सकता है। तकनीकी सेक्टर और बबल का खतरा। मौजूदा उछाल का एक बड़ा कारण टेक और विशेषकर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयर हैं। एनवीडिया जैसी कंपनियों के वैल्यूएशन नए रिकॉर्ड पर हैं। कई जानकार मानते हैं कि एआई सेक्टर में एक बबल, फुग्गा बन रहा है। 5% से भी कम एआई प्रोजेक्ट वास्तव में मुनाफा बढ़ा पा रहे हैं, बाकी अधिकांश स्टार्टअप्स विफल हो सकती हैं। अगर ये बबल फटा तो पूरे बाजार पर असर आएगा। यहाँ तक कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी चेतावनी दी है कि एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई तो यह गिरावट व्यापक बाजार में फैल सकती है। फेडरल रिजर्व और नीतिगत बदलाव। 2026 में मई में अमेरिका के सेंट्रल बैंक, फेड के चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए चेयरमैन आने वाले हैं। नीतियों में बदलाव और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी मंडरा रही है। यदि नए चेयरमैन कम ब्याज दरों के पक्षधर होंगे तो संभव है बाजार को सहारा मिले, लेकिन अगर महंगाई नियंत्रित नहीं हुई तो यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। ब्याज दरों में कटौती गलत समय पर हुई तो अस्थिरता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर नीतिगत मोर्चे पर बदलाव निवेशकों को चिंतित रखे हुए है। आर्थिक संकेतक और जोखिम। कुछ वास्तविक आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। डेलोइट का अनुमान है कि 2026 के अंत तक अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.5% तक बढ़ सकती है। कुछ नए आयात शुल्क, टैरिफ्स आदि लगाए गए तो महंगाई फिर सिर उठा सकती है। जेपी मॉर्गन के प्रमुख जेमी डाइमोन ने भी आगाह किया है कि भले अभी जीडीपी बढ़ रहा हो, पर धीमापन, स्लो डाउन कभी भी लौट सकता है। 2025 के अंत में बॉन्ड बाजार में इन्वर्टेड यील्ड कर्व, एक ऐसी स्थिति जो अक्सर मंदी से पहले देखी जाती है, बनी हुई थी, जो संकेत देती है कि सतह के नीचे वित्तीय तंत्र पर दबाव मौजूद है। बीसीए रिसर्च के धवल जोशी ने लिखा, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए 2026 से 27 में बड़ा खतरा ये है कि कहीं उल्टा न हो, मंदी, रिसेशन से मार्केट क्रैश शुरू न हो, बल्कि मार्केट क्रैश से मंदी शुरू हो जाए।
यानी अगर शेयर बाजार धड़ाम से गिरा तो वो खुद एक ग्लोबल मंदी को जन्म दे सकता है। इन अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर अमेरिकी बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो इसका झटका भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था को भी लगेगा। विदेशी निवेश कम हो सकते हैं, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और यदि ग्लोबल मंदी आई तो हमारे निर्यात, नौकरियों आदि पर असर होगा। मतलब साफ है, आने वाला समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब सवाल उठता है, हम आम जनता क्या करें? जवाब है, सावधानी बरतें, तैयारी करें। जब तूफान आने की आशंका हो तो छत मजबूत कर लेनी चाहिए और राशन पानी तैयार रखना चाहिए। आर्थिक संदर्भ में छत मजबूत करने का मतलब है अपनी आर्थिक स्थिति को ऐसा बनाना कि मंदी या बाजार क्रैश आने पर आप पर कम से कम आ जाए। इसके लिए 2 मोर्चों पर काम करना होगा। अपनी फिजूल खर्ची कम करके बचत बढ़ाना, खासकर ऐसी खर्चीली आदतें जो स्वस्थ भी नहीं है, जैसे जंक फूड, लग्जरी खरीदारी आदि, ये हमने ऊपर समझा। उस बचत को सही ढंग से निवेश करना ताकि बुरे समय में वही पैसा आपकी ढाल बन सके और लंबे समय में आपका तरक्की का रास्ता भी बने। आगे हम देखेंगे कि किस तरह की निवेश रणनीति अपनाकर आप अपने पैसों को बीमारियां खरीदने के बजाय भविष्य की सुरक्षा और संपत्ति बनाने में लगा सकते हैं। समाधान, निवेश की सही रणनीति, बचत, आपातकालीन कोष और सिप। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। उद्देश्य है कि जो पैसा आप अनावश्यक और अनहेल्दी चीजों पर खर्च करते थे, उसे काटकर सही जगह निवेश में लगाया जाए। सही निवेश से तात्पर्य है ऐसी जगह पैसा लगाना जहां वह सुरक्षित भी रहे, जरूरत पड़ने पर काम भी आए और लंबी अवधि में बने भी। इसे हासिल करने के लिए हम एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति अपनाएंगे। एक आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड बनाएं और उसे लिक्विड फंड में रखें। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। हेल्थ हो या जॉब या फिर कोई आर्थिक मंदी, हमें हमेशा कुछ महीनों के खर्च के बराबर रकम अलग रखनी चाहिए। फायदा, अगर कल कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति आती है या नौकरी बिजनेस में दिक्कत आती है तो कम से कम 3 से 6 महीने तक आप अपना व अपने परिवार का खर्च बिना आय के भी चला पाएंगे। इस आपातकालीन कोष को घर में नकद या सेविंग अकाउंट में रखने की बजाय एक लिक्विड फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना बेहतर रहता है। लिक्विड फंड क्यों? क्योंकि ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपका पैसा बहुत कम अवधि के सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, बैंक जमा आदि में लगाते हैं। इनका फायदा ये है, इन्हें कभी भी तोड़ा जा सकता है। उच्च तरलता, यानी जब चाहे पैसा वापस ले लें। ज्यादातर मामलों में 24 घंटे के भीतर पैसे आपके बैंक में आ सकते हैं। बैंक सेविंग अकाउंट से थोड़ा अधिक ब्याज मिल जाता है, वर्तमान में 5-6% सालाना, तो आपका पैसा बिना किसी खास जोखिम के थोड़ा बढ़ता रहता है। इनमें कोई लॉन्ग लॉक इन नहीं, शेयर बाजार की उठापटक का असर सीधा इस पर पड़ता है, तो आपका आपात पैसा सुरक्षित रहता है। आपातकालीन फंड के लिए 3 से 6 महीने के अनिवार्य खर्च, घर का खर्च, EMI, बच्चों की फीस, बीमा प्रीमियम आदि का हिसाब लगाएं और उतनी रकम लिक्विड फंड में अलग रख दें। टाइम्स नो की एक रिपोर्ट भी सलाह देती है, किसी भी सूरत में 3 से 6 महीने का खर्च एक साइड रखना चाहिए, चाहे FD में रखें या लिक्विड फंड में। यह कुशन, बफर बनाना बहुत जरूरी है। यह आपके वित्तीय जीवन का सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट होगा। 2. नियमित निवेश, सिप शुरू करें। एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड चुनें। आपातकाल की सुरक्षा के बाद अगला कदम है धन वृद्धि, वेल्थ ग्रोथ। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है म्यूचुअल फंड में सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए नियमित निवेश करना। सिप का मतलब है हर महीने या तिमाही एक तय राशि निवेश करते रहना, ठीक वैसे ही जैसे सैलरी में से PF कटता है या एक डिपॉजिट होती है। सिप की ताकत 2 चीजों से आती है, अनुशासन और कंपाउंडिंग, जिस पर हम जल्दी ही बात करेंगे। अब सवाल उठता है, कौन सा म्यूचुअल फंड? बाजार में सैकड़ों फंड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, डेढ़क सब, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट आदि। शुरुआत में ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं। आप केवल 2 फंड रखें अपनी पूरी रणनीति के लिए, एक लिक्विड फंड जो ऊपर बताया और एक मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं?
ये ऐसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को एक साथ 3 या उससे अधिक एसेट क्लासेस में लगाते हैं। सेबी के नियम के अनुसार मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कम से कम 3 परिसंपत्ति वर्गों जैसे इक्विटी यानी शेयर, डेट यानी बांड ऋण पत्र और एक अन्य अक्सर सोना, कुछ मामलों में रियल एस्टेट या अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में प्रत्येक में कम से कम 10% निवेश करना होता है। सरल शब्दों में आपका पैसा एक ही फंड के माध्यम से शेयर बाजार, बांड, एफडी जैसी सिक्योरिटी और सोने आदि में बंट जाएगा। इसका फायदा डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्नता, सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं के सिद्धांत पर चलते हुए मल्टी एसेट फंड आपके जोखिम को कई जगह फैलाकर कम करता है। यदि शेयर मार्केट गिरता है तो संभव है उसी समय सोने की कीमत बढ़ रही हो या बांड सुरक्षित रिटर्न दे रहे हों। यानी एक एसेट क्लास का नुकसान दूसरे से कुछ हद तक संतुलित हो जाता है। कम उतार चढ़ाव, चूंकि इन फंडों में इक्विटी, शेयर के साथ साथ कम जोखिम वाले निवेश जैसे डेट, गोल्ड भी रहते हैं, इसलिए पूरी पोर्टफोलियो का उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी शुद्ध इक्विटी फंड से कम होता है। यह उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो मध्यम जोखिम चाहते हैं। प्रोफेशनल प्रबंधन और संतुलन सबसे अहम, इन फंडों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर चलाते हैं। मार्केट के हालात के अनुसार फंड मैनेजर निर्णय लेते हैं कि किस एसेट क्लास में वजन बढ़ाना है और किस में घटाना है। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें लगे कि शेयर बाजार बहुत महंगा हो गया और गिर सकता है, तो वे इक्विटी घटाकर डेट या गोल्ड बढ़ा सकते हैं। और अगर मार्केट क्रैश होता है तो सस्ते भाव पर वापस इक्विटी खरीदकर अलॉटमेंट बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब आपको खुद मार्केट देखकर एक्शन लेने की जरूरत नहीं, फंड मैनेजर आपके लिए चीजें एडजस्ट करता रहता है। एक मायने में यह ऑटो पायलट मोड में चलने वाली संतुलित निवेश गाड़ी है। भारत में कई अच्छे मल्टी एसेट फंड मौजूद हैं जो पिछले कई वर्षों से 12 से 15% तक वार्षिक रिटर्न औसतन दे रहे हैं और बाजार के बुरे दौर में तुलनात्मक रूप से कम गिरते हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षात्मक एसेट होते हैं। इस तरह का फंड आपको लंबे निवेश क्षितिज, कम से कम 5 वर्ष या अधिक के लिए लेना चाहिए। तो दूसरा कदम यह है कि आप अपनी बचत में से एक उचित रकम, आम तौर पर महीने की सैलरी आय का 20% या जितना आप आराम से निकाल सकें, एक अच्छे मल्टी एसेट फंड में सिप के जरिए निवेश करना शुरू कर दें। सिप सेटअप होने के बाद आपके बैंक से हर महीने अपने आप तय राशि कटकर उस फंड में जाती रहेगी, ठीक जैसे EMI जाती है। बस फर्क ये है कि ये EMI आपको कुछ खरीद कर नहीं दे रही, बल्कि आपके लिए ही भविष्य में बड़ा फंड बना रही है। बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाए STP और मार्केट डिप में निवेश की रणनीति। अब आपने 2 बेसिक चीजें कर ली, आपातकालीन फंड अलग और ग्रोथ के लिए सिप शुरू। तीसरा पहलू है मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल करना। बहुत से लोग घबराते हैं कि यदि उन्होंने निवेश शुरू किया और फिर अचानक बाजार क्रैश कर गया तो, या मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी रकम आई जैसे बोनस, FD मैच्योरिटी आदि, और आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं गलत टाइम पर न लगा दें। इन दोनों परिस्थितियों के लिए समाधान है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP का उपयोग और सही समय पर अतिरिक्त निवेश, बाय ऑन डिप्स। STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का प्रयोग। STP एक सुविधा है जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर ही एक फंड से दूसरे फंड में नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप तय कर सकते हैं कि आपके लिक्विड फंड से हर महीने 10,000 रुपए आपके चुने हुए मल्टी एसेट फंड में शिफ्ट हो जाए। इसका फायदा यह है कि अगर आपके पास एक मुश्त राशि है भी, तब भी आप उसे धीरे धीरे इक्विटी मल्टी एसेट में लगाएंगे, जिससे मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं रहती। बाजार ऊंचा हो या नीचा, आपका STP अपने नियम से चलता रहेगा। आपको सिरदर्द नहीं कि कब पैसा डालें। यह ठीक सिप की तरह ही है, बस फर्क ये है कि पैसा आपके बैंक से आने की बजाय पहले से पार्क किए लिक्विड फंड से आता है। इसके 2 फायदे हैं, जैसा कि एक वेल्थ मैनेजर ने समझाया। पहला, अनुशासित और चरणबद्ध निवेश, जिससे आपको एकदम से बड़ी रकम लगाने का जोखिम नहीं लेना पड़ता। दूसरा, जब तक पैसा पूरी तरह इक्विटी मल्टी एसेट में शिफ्ट हो रहा है, तब तक वो लिक्विड फंड में पड़ा भी 5 से 6% कमा रहा है, यानी आपका एक मुश्त पैसा भी खाली नहीं बैठा रहता।
कुल मिलाकर एसटीपी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच शांत रहकर अपना निवेश जारी रखने में मदद करता है। मार्केट गिरने पर घबराएं नहीं, अवसर समझें। यह हमारी मानव प्रवृत्ति है कि जब हम देखते हैं मार्केट गिर रहा है तो डर जाते हैं। कई लोग गिरावट में अपने सिप बंद कर देते हैं या पैसे निकालने लगते हैं। याद रखें, बाजार का गिरना एक बुरा समाचार की तरह लग सकता है, लेकिन समझदारी से देखें तो यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सेल पर सामान मिलने जैसा है। अगर आपको कोई चीज 20% डिस्काउंट पर मिले तो आप खुश होते हैं। वही सोच स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड यूनिट पर अपनाएं। बाजार यदि 20% गिर जाए तो नए निवेशकों के लिए बढ़िया मौका है सस्ते दाम पर खरीदने का। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का कहना है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। जब सब लालची होकर खरीद रहे हों तो सावधान रहें, और जब सब डरकर भाग रहे हों तो अवसर समझकर खरीदें। हमारे संदर्भ में इसका अर्थ है कि अपने सिप को कभी मार्केट क्रैश के कारण बंद न करें, बल्कि अगर हिम्मत और क्षमता हो तो उस समय और रकम जोड़ने की कोशिश करें। टाइम्स नो की एक रिपोर्ट बताती है कि उतार चढ़ाव के वक्त सिप रोकना नहीं चाहिए, बल्कि वॉलेटिलिटी डबल डाउन, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसी समय चमकती है। यानी गिरते बाजार में आपको घबराना नहीं है। आपका सिप वैसे भी हर महीने कम नव पर ज्यादा यूनिट खरीद कर आपके औसत खरीद भाव को घटा ही रहा है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड से अतिरिक्त पैसा है या कोई बोनस लाभांश मिला है तो आप मार्केट डिप में एक मुश्त जोड़ लंप सम भी लगा सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका फिर वही एसटीपी है। मान लीजिए आपको मार्च में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, लेकिन अप्रैल से मई में मार्केट गिर रहा है। आप यह 1 लाख रुपए अपने लिक्विड फंड में डाल दें और वहां से अगले 6 माह में हर महीने 16,000 का एसटीपी अपने मल्टी एसेट फंड में चला दें। अगर बीच में मार्केट और गिरता है तो भी आप हर महीने कुछ न कुछ खरीदते जाएंगे, और चाहें तो एसटीपी की किश्त बढ़ाकर मौके का फायदा भी ले सकते हैं। और अगर मार्केट रिकवर करने लगता है तो भी आपका पैसा बीच में कुछ समय तक 5 से 6% कमा ही चुका था और फिर सही जगह लग गया। कुल मिलाकर मार्केट क्रैश आपके लिए खतरा नहीं, मौका बन जाएगा, बशर्ते आप रणनीति के साथ चलते रहें। 4 बस 2 फंड से होगा काम। ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाएं। ऊपर जो कुछ समझाया गया उसे समेटे तो मूल मंत्र यह है, आपको बहुत ज्यादा चीजों में हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। सिर्फ 2 तरह के फंड से आप अपना फाइनेंशियल प्लान सेट कर सकते हैं। लिक्विड फंड, तरल निधि, अपने 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा रखें ताकि इमरजेंसी में काम आए। साथ ही कोई बड़ा निवेश करने से पहले यही पैसा रखें और फिर एसटीपी के जरिए थोड़ा थोड़ा लगाएं। यह आपका सुरक्षा कवच है। मल्टी एसेट फंड, बहुप्रसंपत्ति निधि अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों, रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, घर इत्यादि के लिए इसमें सिप करें। यह एक ग्रोथ इंजन है जो आपके पैसे को विभिन्न एसेट में लगाकर बढ़ाएगा और जोखिम भी संतुलित करेगा। इस सेटअप का बड़ा फायदा सरलता, सिंप्लिसिटी है। आपको हर दिन शेयर मार्केट देखने या अलग अलग सेक्टर स्कीम के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। एक प्रोफेशनल टीम आपके लिए बैलेंस बनाए रखेगी। खासकर मल्टी एसेट फंड में यदि मार्केट बहुत तड़ातड़ी से गिरने लगे तो उसके फंड मैनेजर के पास पहले से ही कुछ हिस्सा सुरक्षित डेट गोल्ड में है और वे हालात देखकर फेरबदल कर सकते हैं। यानी आप नींद में भी आश्वस्त रह सकते हैं कि आपका निवेश पूरी तरह धराशायी नहीं होगा, और जब मार्केट उठेगा तो वही फंड फिर से ग्रोथ वाले हिस्से बढ़ा लेगा। इस तरह आपका पोर्टफोलियो एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो बन जाता है। मौसम चाहे तेज आर्थिक विकास का हो या मंदी का तूफान, आप हर हाल में तैयार हैं। नीचे रूपरेखा के तौर पर कुछ स्टेप्स हैं जिनका पालन करके आप इस रणनीति को लागू कर सकते हैं। फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं। सबसे पहले अपने मासिक बजट की समीक्षा करें और जो पैसे आप जंक फूड, सुपर लग्जरी चीजें, गैर जरूरी शौक जिनसे हेल्थ को नुकसान हो सकता है उन पर खर्च कर रहे हैं उसे कम करें। मान लीजिए आप महीने में 5,000 रुपए ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे थे तो लक्ष्य रखें, इसे आधा या 1/3 कर दें। ये बची राशि ही आपके निवेश का आधार बनेगी। आपातकालीन कोष बनाकर लिक्विड फंड में डालें।
अपने 3 से 6 महीने के अनिवार्य खर्च के बराबर रकम जमा कर एक अच्छे लिक्विड फंड में पार्क करें। इसे हाथ न लगाएं जब तक सच्ची जरूरत न हो। यह आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा जाल है। एक अच्छे मल्टी एसेट फंड में सिप शुरू करें। बाजार के प्रतिष्ठित फंड हाउस के 5 स्टार रेटेड, वैल्यू रिसर्च या मॉर्निंग स्टार जैसी एजेंसी से मल्टी एसेट फंड चुनें। अपनी मासिक बचत, जैसे पिछले स्टेप में जो 2,500 रुपए या 3,000 रुपए फ्री हुए, को सिप के रूप में यहाँ लगाना शुरू करें। बैंक में ऑटो डेबिट लगा दें ताकि निवेश में कोताही न हो। एसटीपी का इस्तेमाल खासकर बड़े निवेश के लिए, अगर आपके पास एक मुश्त राशि है तो एक साथ मल्टी एसेट फंड में ना डालकर उसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिक्विड फंड में रखें और वहां से एक 6 से 12 महीनों की एसटीपी प्लान करें जो हर महीने या हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके उस राशि को मल्टी एसेट फंड में कर दे। इससे मार्केट टाइमिंग का रिस्क कम होगा और आपका पैसा इंटरिम में भी कुछ ब्याज कमाता रहेगा। मार्केट गिरने पर अतिरिक्त निवेश से न चुकें। जब भी बाजार 10 से 15% या उससे ज्यादा गिर जाए और आपकी वित्तीय स्थिति अनुमति दे, अपने लिक्विड फंड में से या बाहर से कुछ अतिरिक्त रकम मल्टी एसेट फंड में डालें या लिक्विड में डालकर उसकी एसटीपी बढ़ा दें। ऐसा करने से आप सस्ते भाव का फायदा उठा लेंगे। याद रखें, गिरावट में घबराना नहीं है। इसे एक सेल सीजन की तरह देखना है जहां अच्छे फंड सस्ते में मिल रहे हैं। इन स्टेप्स का पालन करके आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग और समय को कैसे अपने पक्ष में करना है, और यही वजह है कि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। कंपाउंडिंग का जादू, समय को बनाए दोस्त न कि दुश्मन। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये कहावत आपने सुनी होगी। लेकिन निवेश की दुनिया में एक कहावत और है, वक्त पर जो लगाया वही काम आता है। यानी समय, टाइम, आपके निवेश का सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। इसे हम कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि वृद्धि का सरल अर्थ है ब्याज पर ब्याज। यानी जो पैसा आपने निवेश किया, उस पर जो कमाई हुई उसे फिर से निवेश में जोड़ देना, ताकि अगली बार कुल बड़ी राशि पर कमाई हो। समय के साथ यह प्रभाव विस्फोटक तरीके से बढ़ता है। आइए एक आसान उदाहरण से समझें। केस ए, अनुपम 25 साल की उम्र से ही निवेश करना शुरू कर देता है। वह हर महीने 5,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड सिप में लगाता है और यह सिलसिला 60 साल की उम्र तक जारी रखता है, यानी 35 वर्ष तक। मान ले उसे औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। 60 की उम्र में उसके पास कितना फंड होगा? गणना कहती है करीब 3 रुपए 30 पैसे करोड़ रुपए। केस बी, बहनप्रीत ने देर से शुरुआत की। 35 साल की उम्र में जाकर सिप शुरू किया 5,000 रुपए प्रति माह का और 60 की उम्र तक चलाया, 25 वर्ष तक। 12% की ही दर लगी। 60 पे उनके पास कितनी रकम बनी? लगभग 1 रुपया करोड़ रुपए। दोनों ने 5,000 रुपए महीने का निवेश किया। अंतर सिर्फ शुरुआत के समय का है। अनुपम ने 10 साल पहले शुरू किया और लगभग 3 गुना धनराशि पाई। इसका मतलब ये नहीं कि बहनप्रीत ने कुछ गलत किया, परंतु अनुपम को कंपाउंडिंग के 10 साल ज्यादा मिले, जिसका नतीजा धन के मामले में चौंकाने वाला अंतर है। एक और रोचक परिदृश्य टाइम्स नो के एक विश्लेषण में बताया गया। रोज 33 रुपए, मतलब महीने के लगभग 1,000 रुपए, यदि 25 से 30 साल तक निवेश किए जाएं, तो 12% की दर से 60 की उम्र तक 1 रुपया करोड़ से ज्यादा बन सकते हैं। सोचिए, मात्र 33 रुपए रोज, जो शायद हम चाय नाश्ते में खर्च कर देते हैं, अगर बचाकर लगाएं, तो रिटायरमेंट तक करोड़पति बनने का मार्ग खुल सकता है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए अपना जादू दिखाने के लिए। शुरुआत में बढ़त धीमी लगती है, लेकिन 10 से 15 साल बाद यही बढ़त तेज रफ्तार पकड़ लेती है। आखिरी के 5 से 10 सालों में आपके फंड का ग्राफ ज्यादा खड़ी चढ़ाई चढ़ता है, क्योंकि तब मूलधन प्लस अब तक के मुनाफे का संयोजन बहुत बड़ा हो चुका होता है। यही कारण है कि जल्दी शुरुआत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही आपकी स्क्रिप्ट के बिंदु 7 का सार है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट।
बाजार में कब प्रवेश करें, ये पकड़ने की कोशिश करने से बेहतर है कि जितना हो सके उतनी जल्दी प्रवेश कर लें और देर तक टिके रहें। हर देर से शुरू किए गए साल का मतलब है अंत में लाखों का फर्क। तो अगर आप आज युवा हैं, 20S, 30S में, तो अब शुरू करें, एक पल भी गवाए बिना। और अगर आप 40S या 50S में हैं, तब भी देर नहीं हुई। देर से शुरुआत का दूसरा सबसे अच्छा समय आज ही है। बस आपको और तेज रफ्तार से भरपाई करनी होगी, शायद निवेश राशि बढ़ाकर या अपने रिटायरमेंट को कुछ साल आगे शिफ्ट करने का प्लान बनाकर। जल्दी शुरुआत के अतिरिक्त फायदे। लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन तनाव कम करता है। जब आपके पास 15 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, तो आप छोटी अवधि के मार्केट उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। आपने इतिहास में देखा होगा कि अच्छे और बुरे दौर आकर चले जाते हैं, पर लंबे टाइम फ्रेम में इक्विटी आदि एसेट क्लास ने बढ़ोतरी ही दिखाई है। फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की राह आसान। यदि आपको 50 की उम्र तक एक बड़ा कॉर्पस चाहिए, तो 25 की उम्र में थोड़े थोड़े निवेश से भी वो हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर 40 की उम्र में सोचेंगे कि 10 साल में सब करना है, तो बहुत कठिन होगा। इसलिए जीवन के बड़े लक्ष्यों, घर लेना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए समय को मित्र बनाएं, जल्द शुरुआत करके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज करें। कंपाउंडिंग का असर अक्सर 10वें साल के बाद दिखना शुरू होता है और 20वें, 30वें साल में चरम पर होता है। जो लोग सिर्फ 5 से 7 साल में दोगुना तिगुना की उम्मीद करते हैं, वे कंपाउंडिंग का असली स्वाद नहीं चख पाते। इसीलिए निवेश को सेल में लगी कोई स्कीम न समझें, उसे लंबी अवधि का पौधा समझें, जो शुरुआती सालों में छोटा सा रहता है पर एक वक्त के बाद तेजी से बढ़ता है और छाया देता है। संक्षेप में कहें, अभी की गई छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़े परिणाम देगी। देर मत कीजिए। सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इस कहावत को याद रखें और अभी शुरुआत करें। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि हमारे देश भारत में लोग किस रफ्तार से निवेश के इस रास्ते पर चल रहे हैं और आपको उनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है। भारत में निवेश का बढ़ता रुझान, जागरूक हो रही है जनता। आप सोच सकते हैं, क्या वाकई लोग इतना निवेश कर रहे हैं या ये सिर्फ लेखों में बातें हैं? चलिए आपको कुछ ताज़ा आंकड़े, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि भारत में आम जनता किस तीव्रता से म्यूचुअल फंड और सिप को अपना रही है। ये आंकड़े शायद आपको हैरान करें और प्रेरित भी। महीने के महीने रिकॉर्ड निवेश। भारत में हर महीने म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो निवेश हो रहा है, वह अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के अनुसार अक्टूबर 2025 में सिप के माध्यम से 29,529 रुपए करोड़ का निवेश हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड था। उसके बाद भी ये रकम घटने की बजाय बढ़ती रही। नवंबर 2025 के लिए अनुमानित आंकड़ा 30,100 रुपए करोड़ तक पहुंच गया था। सोचिए, हर माह 30,000 करोड़। साल भर में यह 3.5 लाख रुपए करोड़ से अधिक होता है। ये पैसा कहीं और से नहीं, हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जेबों से आ रहा है, जो सिप के माध्यम से भविष्य बना रहे हैं। नए निवेशकों की बाढ़ सिर्फ पैसों में ही नहीं, लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। AMFI के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2025 में ही 20 लाख नए सिप खाते खुले, जिससे कुल सक्रिय सिप अकाउंट की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। हाँ, आपने सही पढ़ा, 10 करोड़ से अधिक सिप फोलियो चल रहे हैं देश में। दूसरे स्रोत बताते हैं कि लगभग 9.4 करोड़ के आसपास यूनिक निवेशक हैं, जो नियमित निवेश कर रहे हैं। यह संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है और इंगित करती है कि म्यूचुअल फंड सचमुच सही है को लोग गंभीरता से अमल में ला रहे हैं। युवाओं में तो खासकर ये ट्रेंड तेज है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस रिकॉर्ड सिप लहर के पीछे युवा भारतीयों की वित्तीय अनुशासन की नई आदत है। खासकर मेट्रो शहरों के अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों से भी जोरदार सहभागिता आ रही है, जो दिखाता है कि ये आंदोलन देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता दायरा। देश में म्यूचुअल फंड्स का कुल AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति 2025 में 75 लाख रुपए करोड़ को पार कर गई। यह इंगित करता है कि लोगों का विश्वास पारंपरिक साधनों जैसे सोना, प्रॉपर्टी, FD
के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी बढ़ा है। वास्तव में भारतीय परिवारों की कुल वित्तीय बचत में से लगभग 6% अब म्यूचुअल फंड्स में आ रही है, जो एक दशक पहले 1% से भी कम थी। यानी लोग बचत तो कर ही रहे हैं, अब बचत का तरीका बदलकर सीधे म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं। ये सारे ट्रेंड्स बताते हैं कि हमारे अपने आसपास के लोग ही बड़ी संख्या में निवेश और सिप को अपना रहे हैं। ये कोई एलिट या अमीरों तक सीमित चीज नहीं रही। मिडिल क्लास भारतीय जो ईएमआई और खर्चों का संतुलन बिठा रहे हैं, उन्होंने भी समझ लिया है कि भविष्य सुरक्षित करना है तो निवेश करना ही होगा। अगर इतने लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो आप क्यों पीछे रहें? इसका मतलब यह नहीं कि आंख मूंद कर भीड़ का हिस्सा बन जाएं, बल्कि ये संकेत है कि ये रास्ता अनेक ने आजमाकर सही पाया है। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया अब मेनस्ट्रीम हो चुकी है। आप न्यूज में देखते होंगे, हर महीने एएमएफआई के सिप आंकड़े, हर तिमाही म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न चर्चा में रहते हैं। कारण है कि ये जनता की आवाज बन गए हैं। निवेश ट्रेंड्स से मिलने वाली प्रेरणा, इन्हीं पैसों से देश का विकास भी। आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वह कंपनियों के शेयर या बॉन्ड खरीदने में लगता है, जिससे उन कंपनियों को पूंजी मिलती है अपना बिजनेस बढ़ाने को। इस प्रकार आपके निवेश सिर्फ आपको ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाते हैं। आज जीडीपी ग्रोथ में घरेलू निवेशकों की बड़ी भूमिका एक सकारात्मक बदलाव है। पीयर प्रेशर का सकारात्मक रूप, अक्सर हम दूसरों को देखकर खर्च करते हैं, नई गाड़ी, नया फोन आदि, लेकिन अब समय है दूसरों को देखकर निवेश करने का। यदि आपके दोस्त कलीग सिप कर रहे हैं तो आप भी इस अच्छी आदत से जुड़े। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे कि निवेश एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। ढेरों फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, फिनफ्लुएंसर्स हर रोज ज्ञान बांट रहे हैं। जरूर सावधानी से जानकारी ले, लेकिन कुल मिलाकर माहौल निवेश के लिए अनुकूल है। राष्ट्रव्यापी मूवमेंट का हिस्सा बने। आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एएमएफआई के उन करोड़ों निवेशकों में शामिल हो जाते हैं जो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अपनी और देश की समृद्धि की कहानी लिख रहे हैं। यह एक तरह से वित्तीय स्वतंत्रता का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन है। कभी शेयर बाजार को सट्टा या अमीरों का खेल कहा जाता था, पर आज 500 रुपए का सिप करवाने वाला छात्र भी बाजार का हिस्सा है और 50 लाख रुपए लगाने वाला उद्योगपति भी। इन बातों को समझकर उम्मीद है आपको यकीन हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड और सिप की राह पर चलना आज के दौर की जरूरत चैंपियन है और समझदारी भी। अब अंतिम हिस्से में हम पूरे संदेश को समेटते हुए आपको एक प्रेरणादायक कॉल टू एक्शन देंगे कि आप अभी क्यों और कैसे कदम उठाएं। निष्कर्ष, अभी कदम उठाएं स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य के लिए। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अपने पैसों से अपनी तबाही का सामान मत खरीदिए, बल्कि उसका इस्तेमाल अपनी तरक्की और सुरक्षा के लिए कीजिए। हेल्थ भी, वेल्थ भी, दोनों की कुंजी आपके हाथ में है। आइए अंतिम बार उन मुख्य बातों पर नजर डालें जो हमने सीखी। आप अपने दैनिक खर्चों पर नजर रखकर आसानी से ऐसे खर्च पहचान सकते हैं जिन्हें कम किया जा सकता है, खासकर वे जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह हैं, जैसे जंक फूड, धूम्रपान, अत्यधिक बाहर खाना आदि। इन्हें कम करना मतलब न सिर्फ बीमारी से बचना, बल्कि पैसों की बचत करना भी है। पैसे दे के बीमारियां मत खरीदो का यही पहला उसूल है। पैसा वहाँ खर्च न करो जो अंत में आपको ही नुकसान पहुँचाए। जो पैसा आप बचाए, चाहे छोटा ही सही, उसे खाली मत रखो। एक ठोस वित्तीय योजना बनाओ, आपातकालीन फंड रखो ताकि जरूरत पड़ने पर उधार न लेना पड़े, और बाकी नियमित निवेश सिप में लगाओ ताकि वो बढ़े। निवेश के लिए जटिल रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं, एक सरल संयोजन लिक्विड प्लस मल्टी एसेट फंड काफी है, जो आपको सुरक्षा भी देगा और ग्रोथ भी। बाजार की खबरों या क्रैश की चिंताओं से घबराओ मत। अभी दुनिया में क्या माहौल है हमें पता है। संभव है 2026 में कोई आर्थिक तूफान आए, पर हम तैयार हैं क्योंकि हमने अपनी नींव मजबूत कर ली है। इमरजेंसी फंड और सही एसेट एलोकेशन हमें तूफान में टिकाए रखेंगे। याद रखें, दुनिया में हमेशा अनिश्चितता रहेगी, पर स्मार्ट निवेशक उसी अनिश्चितता में मौका ढूंढ लेते हैं। गिरावट आए तो उसे अवसर बनाएं, ना कि अफसोस। अपने निवेश को वक्त दें, जल्दी शुरुआत करें,
और धैर्य के साथ टिके रहें। मार्केट के उतार चढ़ाव, राजनीतिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संकट ये आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका फोकस अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। कंपाउंडिंग को अपना काम करने दीजिए, बीच में रुकावट मत डालिए। अगर मन में कभी शंका आए कि क्या फायदा हो रहा है, तो उन लोगों के किस्से याद कीजिए जो छोटी शुरुआत से करोड़ों का फंड बना चुके हैं। प्रेरणा लीजिए और प्रेरणा दीजिए। अपने परिवार में, दोस्तों में वित्तीय जागरूकता फैलाइए। जिस तरह हम अच्छी हेल्थ हैबिट्स जैसे योग, एक्सरसाइज शेयर करते हैं, वैसे ही अच्छी वित्तीय आदतें भी बांटें। आपका उद्देश्य सिर्फ खुद अमीर बनना नहीं, बल्कि सबका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि एक सामूहिक समृद्ध समाज में ही सब अच्छी तरह फलते फूलते हैं। अंत में एक काल्पनिक दृश्य से खत्म करना चाहूँगा। इसी स्प्लिट स्क्रीन पोस्टर की तरह बाईं तरफ आप हैं, बिना कोई बदलाव किए वही आदतें, वही फिजूल खर्ची और आगे चलकर वही बीमारियां, दवाओं के पत्ते, अस्पताल के बिल और आर्थिक तंगी का अंधकार। दाईं तरफ आप हैं, आज से छोटी छोटी बचत और निवेश शुरू करके 10 से 15 साल बाद एक लहलहाते सुवर्ण वृक्ष, गोल्डन ट्री के नीचे खड़े, सेहतमंद भी, आर्थिक रूप से आजाद भी। उस पेड़ पर पड़े फूल कंपाउंडिंग के हैं, पत्तियां आपकी समझदारी की हैं और जड़ें आपके अनुशासन की। इस उजले भविष्य को हासिल करने के लिए आपको कोई महाप्रयास नहीं करना, बस एक निर्णय लेना है, अभी, तुरंत। तो फैसला आपका है। क्या आप कल के भारी भरकम हॉस्पिटल बिलों का बीज आज बोना चाहेंगे, या कल की खुशहाली और सुरक्षा के बीज बोएंगे? अपनी आदतों को जांचिए, अपने खर्चों को मोड़ दीजिए और सुझावों पर अमल कीजिए। अपने आप से वादा कीजिए कि आज से पैसे दे के बीमारियां नहीं खरीदेंगे, बल्कि उसी पैसे से बेहतर जिंदगी और बेहतर भविष्य खरीदेंगे। आपके हाथ में अभी भी समय है, मौका है। जागिए, बचत कीजिए, निवेश कीजिए और एक स्वस्थ, समृद्ध जीवन का मार्ग चुनिए। यही इस संदेश का सार है। चलने से पहले जोर से अपने आप से कहें, मैं पैसे देकर बीमारियां नहीं खरीदूंगा, मैं पैसे को अपने और परिवार के सुरक्षित व खुशनुमा भविष्य के लिए लगाऊंगा। यही आपके जीवन की स्क्रिप्ट भी बन जाए, इससे बेहतर हैप्पी एंडिंग क्या होगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। धन्यवाद।